नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज का। ये वीडियो आपका मनोविज्ञान का है, इसमें गजब की व्याख्या भी करूंगा। साथ में आपको बता देते हैं कि आप आईक्यू का यूज करिएगा, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण जो माप होती है दोस्तों, देखो एक कह रहा है कि उपलब्धि और परीक्षण, क्या बच्चा ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, उसका हमने मापन किया है। तो भैया हम किसका मापन करेंगे? हम सर क्या करेंगे? ज्ञान का मापन करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, बौद्धिक स्तर का मापन नहीं, क्योंकि सबसे सुइटेबल आंसर हमारा मनोविज्ञान चाहता है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार ज्ञान का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे ही होंगे, परीक्षण मूल्यांकन, ठीक है ना, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, आवधिक परीक्षा या फिर मासिक परीक्षा। तो दोस्तों अगर हम ये देखें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रोजाना परीक्षा, यानी रोज अगर हम पढ़ाएं बच्चों को और फिर उनका टेस्ट ले लें रोज का रोज, तो ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं। लेकिन इससे क्या अच्छा कोई ऑप्शन मिल सकता है? तो रोज वाला ऑप्शन नहीं है, तो यानी यहाँ पर वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक, आवधिक है और मासिक। तो दोस्तों इनमें सभी में क्या है कि मासिक परीक्षा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने एक महीने में कुछ पढ़ाया है तो उसका जो है मूल्यांकन, क्या बच्चे ने उपलब्धि हासिल करी गई है, वो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर दैनिक दिनचर्या होती तो वो हम आंसर मार देते, तो यहाँ पर ये भी आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा, जब बच्चा फेल हो जाता है, यानी आपने उसको पढ़ाया, आप एक टीचर हैं और आपने पढ़ाया, तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपने जब रिजल्ट उसका देखा, जांचा, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया था या किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी या फिर व्यवस्था फेल हुई। तो इनमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आंसर क्या होगा? देखो, बच्चा पढ़ाई करने का योग्य नहीं है, कोई भी नकारात्मक आंसर हम नहीं लेंगे। जहां पर नहीं है तो मनोविज्ञान का तुरंत देखो, तुरंत उसकी गर्दन उड़ा दो। तो ये मनोविज्ञान करने का तरीका है। अब देखो बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऐसा तो कोई है नहीं। यानी आप शिक्षक बन के गए हो, तो इसलिए आप जब शिक्षक बन के गए हो तो आपका दायित्व क्या है सर? पढ़ाने का दायित्व। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th आपका राइट हो जाएगा। लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि हमारे 20 सही हुए हैं 50 में, हमारे 25 सही हुए। भैया ये आपको करना है, ठीक है ना। मनोबल आपका गिरेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस को हम जब करेंगे लास्ट तक, तो आपका मनोबल बहुत उठ जाएगा। यहाँ देखिएगा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? देखो, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? आप एक अगर परीक्षा जो है कराना चाहते हैं और आप परीक्षा का जो है क्या करते हैं? सेट करते हैं, हल कर रहे हैं, पेपर को सेट करना चाहते हैं और बच्चों का जो है परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे करोगे भैया? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समक्ष एवं अनुप्रयोग आधारित या फिर केवल वस्तुनिष्ठ? तो भैया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। क्या हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, समझ लिख लेना है। क्या लिख लेना है? समझ, ठीक है ना। समझ या समक्ष आपने पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं। समझ एवं अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है ना। समझ के ऊपर ही आपके जो प्रश्न है वो होने चाहिए और प्रयोग आधारित होने चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है ना। जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बार एक बार ये आ जाता है कि सिद्धांत प्रणाली के जनक। तब तक ये क्वेश्चन की बात करो और मैं तब तक आपको थोड़ा सा अदर ज्ञान देता हूं। जैसे आपसे कहते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। आपसे कहे कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? तो आपका सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। आपसे कहे सर भाषा विकास, आपसे कहे सर भाषा विकास का सिद्धांत, ये बहुत बार आता है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा चामोस्की ने दिया। क्या किसने दिया? चामोस्की ने दिया। अगर हम यही आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दें कि ये बता दो कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। अगर हम ये कह दें आपसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे स्किनर ने दिया, ठीक है ना। आपसे कहते हैं कि स्किनर जो महोदय थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? आप कहोगे ये जो है अमेरिका के थे। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। अगर हम यही कह दें आपसे, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन अगर कर दें कि शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? मैंने कहा शरीर रचना सिद्धांत तो जो दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, सेल्डन ने दिया, ठीक है ना, सेल्डन ने दिया। और इसके अलावा आज का ये जो है हम जो अलग नॉलेज दे रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? तो दोस्तों अगर इसमें सबसे अच्छा अगर आंसर देखेंगे तो याद देखो कि निबंध वाला
2-3 पन्नों वाला होता है, लघु उत्तर वाला भी ऐसा ही होता है, 1 पन्ने से कम वाला, मुक्त उत्तर वाला भी नहीं होता, यानी सत्य और असत्य जो है वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा, यानी सही या गलत, तो हम टिक मार देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, देखो आपकी कक्षा में बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, ठीक है ना, आप एक टीचर हैं, तो भैया अधिक हो और उनका मूल्यांकन करना कठिन है, तो भैया आप किस तरीके से उनका मूल्यांकन करोगे। देखो याद रखो, जब भी आप पढ़ाते हो तो पढ़ाने के बाद आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। मूल्यांकन हमेशा कैसे किया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आया कि मूल्यांकन कब किया जाता है, तो मूल्यांकन उसका राइट आंसर होगा अधिगम के बाद मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि मूल्यांकन कितने भाग में होता है, मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। पहला रचनात्मक होता है, क्या होता है, कैसा रचनात्मक होता है बताएंगे, रचनात्मक होता है, ठीक है। दूसरा आपका योगात्मक होता है और तीसरा होता है निदानात्मक, ठीक है। ये मूल्यांकन के भाग होते हैं, ठीक है ना। रचनात्मक में वो होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, ठीक है ना। योगात्मक में वो होता है जो आपने पूरे साल पढ़ाया है, उसका आपने चेक किया कॉपी और आपने देखा कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है, बच्चा फेल हुआ है। और तीसरा यही पार्ट है कि निदानात्मक, तो उसमें बच्चा आप ये सोचते हो कि कैसे इस समस्या का निजात पाया जाए, कैसे इस समस्या का निदान मिल सके, ठीक है ना। तो वहां पर निदान करते हो कि बच्चा कैसे भी उच्च शिखर पर पहुंचे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो यहां पर छठे ऑप्शन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो भैया आप सभी जो है बच्चों को, चाहे जितने बच्चे हो उनका ले सकते हो। जैसे आप सीटेट परीक्षा देने जाते हो तो भैया वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया जाता है, आसानी रहती है आयोग को चेक करने में, है ना। जी हाँ, उसमें लगाया मशीन में और एकदम से कॉपी चेक हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन, वैधता, व्यावहारिकता और मूल्यांकन। दोस्तों अगर हम बात करें तो हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना, किसी में व्यवहारिकता है, किसी में व्यवहारिकता नहीं है। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का तीसरा हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं एक अच्छी परीक्षा का वैध होना बहुत जरूरी है। व्यवहार रूप से जुड़ी हुई, व्यवहारिक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और जिस परीक्षा को आपने अधिगम करा रहे हैं तो उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो यानी तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, यानी वैध होनी चाहिए, यानी सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन की नहीं पूछे गए। ऑप्शन नंबर आपका 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि अगर हम बात करते हैं परीक्षण परीक्षण के लिए नहीं है, यह मूल्यांकन का लक्ष्य है। परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है। यह किसका है लक्ष्य, मूल्यांकन का लक्ष्य है, लेकिन संकुचित है, व्यापक है, सीमित है या फिर उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सही से लगाना, उपरोक्त सभी आंसर मत मार देना, ठीक है ना। तब तक हम आपको एक और नॉलेज दे देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मॉन्टेसरी पद्धति का जो है प्रणेता किसे कहा जाता है, मारिया मॉन्टेसरी को। किंडरगार्टन, फ्रॉवेल को। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी। इसी को परियोजना भी विधि कहते हैं। अगर हम आपसे कह देते हैं कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी जनक है। अगर हम कह देते हैं कि आगमन निगमन विधि के कौन जनक है, अरस्तु है। और अगर हम यही कह देते हैं कि संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो है, ठीक है ना। तो ये जानकारी एक्स्ट्रा हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर परीक्षण शिक्षण के लिए कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राइट। परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है। ये मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है, व्यापक रूप से। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, एक व्यापक मूल्यांकन होता है, एक सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन वो होता है जो कहीं ना कहीं आपने जो है पढ़ाया है उसको चेक किया है। और व्यापक मूल्यांकन में वो आता है जो सभी पक्ष के विद्यार्थी को चेक करता है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी परिदृश्य से चेक करता है, वो व्यापक मूल्यांकन होता है। 9वां क्वेश्चन है कि बालक की रुचि का जो परीक्षण है, मूल्यांकन की कौन सी विधि है। दोस्तों यहाँ पर क्या ना कंसंट्रेशन के साथ ये है लक्ष्य हमारा कि लास्ट तक वीडियो ये आप अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर अनुभूति होगी कि हमारा जो है आप मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, ठीक है ना। पकाऊ क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बात नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चंस पता नहीं कौन सा एकदम से आपका सेम टू सेम आ जाए। बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है, सामूहिक परीक्षा, सामर्थ्य परीक्षा, व्यक्तिक परीक्षा या फिर प्रक्षेपण विधि। तो अगर हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सर हो जाएगा व्यक्तिक परीक्षा। देखो यहाँ पर बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है, तो दोस्तों व्यक्तिक परीक्षा है। अगर हम यही क्वेश्चन अगर हम व्यक्तिक विभिन्नता में चले जाते तो वो अलग हो जाता। व्यक्तिक विभिन्नता क्या है, बहुत क्वेश्चन ये वाला आता है, ये 10वां क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ब्लूप्रिंट क्या है, देखो हमेशा ब्लूप्रिंट जब क्वेश्चन होता है समझ लीजिएगा क्या होता है। सबसे पहले आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र जो निर्माण होते हैं उन्हीं का आधारशिला कहा जाता है। यानी अगर हम ये बात करते हैं कि प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी ऑप्शंस है आपका, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके उस चीज को मार दीजिएगा, ठीक है ना। आंख बंद करके, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न पत्र की शिला, यानी आधारशिला हो जाएगी। अब सुनिएगा कि किसी काम को करने से पहले अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट खाका जरूर बनाया जाता है, ठीक है ना। उस प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपके सामने है कि जब आपने बीटीसी एग्जाम्स या बीएड एग्जाम्स में पढ़ा था तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पत्र से निर्माण से ही संबंधित था, ठीक है ना। जी हाँ, ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? काफी कठिन क्वेश्चन माना जाता है ये। कक्षा में प्रस्तावना पूछना शिक्षण का कौन सा यहाँ पर स्तर है, कौन सा आधारित है? यहाँ पर सूत्र आधारित है दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर मूर्त और अज्ञात में, जो बच्चे यहाँ पर पता है, यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 3 आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तावना प्रश्न पूछने का। देखो हम स्टार्टिंग में कोई पाठ पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में समरी होती है, प्रस्तावना होती है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रश्न पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं हम चीज़ें किस पर पढ़ते हैं, हम पहले जो चीज़ पता होती है और जो चीज़ यहाँ पर नहीं पता है, यानी अगर नहीं पता है तो उस चीज़ को हम पाने के लिए धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, उस चीज़ को एक दिन अचीव कर लेंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ही और हम जाएंगे, किस सूत्र पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, देखो निबंधात्मक प्रश्न होते कैसे हैं, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर मारना होगा। देखो विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ। वैध की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, विश्वसनीय की बात नहीं कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ की बात होती नहीं है निबंध में कभी भी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th आपका राइट हो जाएगा। तब तक हम आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं। 13वां क्वेश्चन करिएगा, 13वें क्वेश्चन करिएगा। और अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा हटके, अगर मैं ये कह देता हूं कि ये बता दीजिएगा कि जो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले क्या कहा जाता था, किसका विज्ञान जो है कहा जाता था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका था, दर्शन शास्त्र का अंग था। और अब क्या कहा जाता है, अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है ना। अब मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये भी दिमाग में बैठा लेना। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे कह दूं, क्या कह दूं यार, यहां पर एक क्वेश्चन अगर हम आपसे उठा के ये कह दूं कि ये बता दीजिएगा कि प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग है वो किसने किया था, प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था और कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रश्नावली जो विधि है वो जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर किया जाता है। हमें ये बताएं कि सर किसने किया था। जी हाँ, तो तब तक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, मौखिक मूल्यांकन द्वारा किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वां क्वेश्चन का जो चौथा आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, कौशल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे कह रहा कि मौखिक मूल्यांकन में ये नहीं हम चेक कर सकते हैं कि कौशल कितना है, ज्ञान का उपयोग, ज्ञान अवबोधन का कर सकते हैं, लेकिन कौशल को हम नहीं निखार सकते। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, सरल, प्रत्यास्मरण। जी हाँ, देखो निबंधात्मक प्रश्न हमेशा कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत विवेचनशील होते हैं और बहुत आलोचनात्मक भी होते हैं। तो यार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर 4 बंदों को अगर निबंध लिखने के लिए बैठा दिया जाए, निबंध जो प्रश्न है उनको दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी के जो विचार आचार होंगे, अभिव्यक्ति होंगे वो अलग अलग होंगे और सभी की भाषा बहुत अलग अलग होगी। तो कहीं ना कहीं सरल प्रत्यास्मरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिसमें अपने विचार को हम दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो कौन से प्रश्न कहलाते हैं। आपके सभी परीक्षा एग्जाम में आपने जो है 12th से लेकर आप जो है सेमेस्टर एग्जाम्स में दिए हैं, ऐसे प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कि आप कहोगे सर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी अगर हम कहें कि 15वें क्वेश्चन का पहला क्यों हो जाएगा, जब आपसे पूछेगा कि भैया ये 4 विकल्प दे दिए तो आप क्या करोगे, ए है, बी है, या तो सी है या डी है, तो आपने कह दिया ए है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे, आप उस अभिव्यक्ति को आप जो है अगर आपको पता है तो उस अभिव्यक्ति को आप जो है प्रेषित नहीं कर सकते हो एक उत्तर पुस्तिका में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताने वाले हैं जो दिमाग में बैठा लेना और अच्छे से एग्जाम देना। बुद्धि से आपके 2-3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, दिमाग में बैठा लेना, और जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम से नया होगा। देखिएगा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया, तो आपका राइट आंसर हो गया एल्फ्रेड बिने, ठीक है ना, एल्फ्रेड बिने हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलो ठीक है ये आपको पता था, लेकिन अगर हम ये बता दें, अगर हम सर ये बता दें कि बुद्धि का जो ये मूर्त है या फिर अमूर्त है, तो बुद्धि आपका क्या है, एक बुद्धि है आपका अमूर्त। अगर हम ये कह दें कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिने ने। अगर हम ये कह दें कि बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, आप कहोगे स्पीयरमैन ने, ठीक है ना, स्पीयरमैन ने। अगर हम ये कह दें आपसे कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी दिमाग में रखना। इन्होंने 2 नियम दिए थे, पहला नियम, पहले नियम में थे 3 नियम और दूसरे नियम में थे, गौड़ नियम में थे 5 नियम, ठीक है ना। अगर हम बुद्धि से और क्वेश्चन लेते हैं, बुद्धि का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि गाल्टन ने सन 1885 में सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। अगर हम ये कह दें कि जो बुद्धि का परीक्षण है, जो बुद्धि आईक्यू लेवल है, आईक्यू के जनक कौन है, यानी बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो आप कहोगे स्टर्न है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कह दें आईक्यू के जनक, तो स्टर्न आएगा, लेकिन आईक्यू के मापन के जनक अगर हम बोल देते एक वर्ड मापन और लगा देते, तो मापन अगर जैसे ही लग गया तो टर्मेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, टर्मेन हो जाएगा। तो टर्मेन ने सबसे पहले बुद्धि को नापा था, बुद्धि लब्धि को, और आईक्यू यानी आदि आईक्यू को ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। और सूत्र किसने दिया था सबसे पहले, जन्मदाता कौन है, स्टर्न है, ठीक है ना। आईक्यू के यानी बुद्धि लब्धि के मापन के जनक टर्मेन है और बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, स्टर्न है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो है बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं काल्विन की, थॉर्नडाइक ने, वर्किंगहम ने दिया है, ठीक है ना, और बहुत सारे टर्मेन ने दिए भी हैं, ठीक है ना, फ्रीमैन दिए हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा बुद्धि को, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता जो कहा है वो फ्रीमैन ने कहा है, ठीक है ना, फ्रीमैन ने कहा है, टर्मेन ने कहा है। जब भी हम अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, टर्मेन, फ्रीमैन और स्पीयरमैन, जिसमें मैन आ जाए शब्द, जिसमें लास्ट में मैन आ जाए, टर्मेन, फ्रीमैन, स्पीयरमैन, तो ये सभी ने क्या कहा है, बुद्धि कैसी है, अमूर्त चिंतन है, यानी बुद्धि को अमूर्त माना है। किसने, फ्रीमैन ने, स्पीयरमैन ने और टर्मेन ने, ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लेना। और आपसे बुद्धि का कोई भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा सकता है, दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किस आधारित पर किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने किस पर किया था, मानसिक आधारित पर किया था, मानसिक रूप से यहां पर किया था। अल्फ्रेड बिने से भी पहले बुद्धि का परीक्षण होता था, लेकिन शारीरिक आधार पर होता था, तो ये भी दिमाग में रखना है, ठीक ना जी हाँ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और बता देते हैं बुद्धि लब्धि से कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है, कैटल ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और अगर कह दें कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। और पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, फिलिप बर्नर ने दिया है। तो बताओ कितने क्वेश्चन हमने एकदम से सारी बुद्धि को खत्म कर दिया। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, परिभाषित करता है। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता जो है प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन, जी हाँ 17वां नंबर आप देख रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि सकारात्मक की बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन नकारात्मक है, प्रतियोगिता भी हम नकारात्मक मानते हैं, अनुत्तीर्ण भी नकारात्मक है ही पहले से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से कौन सा घटक पर बल देता है, तो देखो सामाजिक अधिगम। अब यार सामाजिक अधिगम यानी किसी बच्चे का अगर हम विकास चाहते हैं वो समाज में रहकर होगा या तो फिर कहीं ना कहीं अवस्था के रूप में होगा। तो समाज के अगर हम अधिगम के सिद्धांत में जाएंगे तो वो किस घटक पर बल देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पोषण हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसका जो है आंसर बच्चे हमेशा अनुकूलन लगाकर आते हैं, जो आपका पूरी तरीके से गलत है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं, क्या था, पोषण था। हाँ 19वां क्वेश्चन ये है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है, अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। जी हाँ
दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो क्षमता कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यानी एक वर्ड आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर जो कौशल हो जाएगा, ठीक है ना। कौशल विकास ही आपके क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, आपके डेवलपमेंट का, कैपेसिटी डेवलपमेंट का विकास है, ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं 20 नंबर आपका यह है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। क्या बना दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि दोस्तों हमारा ये कथन जो है एजेंडा नहीं है, क्योंकि हम पूरे दिन अगर क्लास चलाते हैं तो ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं होगी जो आप हमारी वीडियोस देखने के बाद अब उस बुक का क्वेश्चंस भी सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि हमारा वो मकसद नहीं होता है कि रोज रोज स्किनर को पढ़ा दूं, रोज रोज ये पढ़ा दूं, सारी चीजें आपको क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है ना। परेशान मत होना, चाहे रात भर क्लास चल रही है, ठीक है ना। वैसे भी 11-12 बजे तक क्लास चलती है आपकी, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जी हाँ, आगामी में बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, ऐड होने वाली हैं। मनोविज्ञान ने जो है शिक्षा को बना दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया है। जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन तो बाल केंद्रित बना दिया है। अगर पूछा कि वर्तमान में बच्चे को शिक्षा कैसी दी जा रही है, स्कूलों में शिक्षा कैसी चल रही है, शिक्षा केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, तो यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, तो हमेशा बाल केंद्रित हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, हाँ एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अगर ये पूछ देता कि कौन सी शिक्षा को सत्तावादी सिद्धांत कहा जाता है, तब हम जब सत्तावादी सिद्धांत लगा देते तो शिक्षक केंद्रित हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। देखो किशोरावस्था की लक्षण की बात करी है दोस्तों यहाँ पर 21 जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार में स्थिरता। देखो व्यवहार में स्थिरता का कारण ही यहाँ पर क्या है ना, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, अस्थिरता। यहाँ पर व्यवहार में स्थिरता अगर हो जाए तो भैया किशोरावस्था का लक्षण कैसे होगा, ठीक है ना। हमें किशोरावस्था जब हमने पढ़ी एज है तो उसमें कहा गया है कि व्यवहार में कहीं ना कहीं अस्थिरता पाई जाती है, ठीक है ना, अस्थिरता। समझ रहे ना मेरी बात। किशोरावस्था से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। हिंदी में अगर पूछ सकता है, कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है। अगर ऐसे लिख के आ जाए तो भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। अगर आपसे ये कह दिया जाए, माफी चाहेंगे, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसने ये कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो जी स्टैनली हॉल ने, ठीक है ना। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। अगर ये पूछते कि स्टैनली हॉल कहाँ के वैज्ञानिक है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के वैज्ञानिक है, ठीक है ना। ये भी दिमाग में बैठा लेना, इनका पूरा नाम है जी स्टैनली हॉल, ठीक है ना। जी ये भी आपको दिमाग में रखना है। किशोरावस्था एक परिपक्वता की एज है। किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, जबकि बाल्यावस्था में बच्चों के दोस्त बनते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो दोस्तों अगर 22 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, यानी वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हैं, यहाँ पर मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि बोल रहा है, तो प्रयोगात्मक विधि भी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपचारात्मक विधि भी हो जाएगा, निरीक्षण विधि भी हो जाएगा। लेकिन जब भी निरीक्षण यानी अपने अंदर का निरीक्षण कोई भी अपने फलस्वरूप करता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो वो विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगी, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया होगा, कोई बात नहीं, अब नहीं गलत होगा आगे। संवेद जो सामान्यतः सुख देते हैं, अब इस क्वेश्चन को राइट आंसर करना है। जी हाँ, एक अभिप्रेरणा होती है, एक संवेग होता है। देखो जब भी पूछे आप संवेग के संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो संवेगात्मक सिद्धांत आपका दिया है विलियम मैकडूगल ने, ठीक है ना। अगर पूछे संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे ने, सही, ठीक है ना। मैकडूगल ने जो संवेगात्मक सिद्धांत दिया है वो 14 मूल प्रवृत्ति दी है, ठीक है ना, 14 मूल प्रवृत्ति दी है। आपसे पूछ सकता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति दी है, 14 दी है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है वो कितनी अवस्था में दिया है, 4 अवस्था में। कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे की ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा गणितीय संक्रियाएं करता है, गणित में सबसे ज्यादा बच्चा कौन सी अवस्था में होशियार होता है, तो गणित में सबसे ज्यादा बच्चा मूर्त अवस्था में होता है, यानी उसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है ना। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं? आपसे बोला था स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो इतनी दिमाग में चीजें रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे ये भी कह सकता है कि ऐसी अवस्था बता दीजिएगा पियाजे की जिसमें बच्चा आरोही व अवरोही क्रम का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है, तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? मूर्त अवस्था हो जाएगी। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बच्चा किस अवस्था में मूल प्रवृत्ति से सीखता है, तो वो हो जाती पियाजे की संवेदीगामक अवस्था, ठीक है ना, जिसको 0 से 2 वर्ष कहते हैं। अगर हम ये कह देते आपसे कि कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें बच्चे को अनुपात का ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो हमारी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारी चीजें हमने आपको दिमाग में
जो है डाल दी हैं। अब हम 23 पर आते हैं। तो 23 पर अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्म अभिमान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुख देता है। करुणा कभी भी सुख नहीं देता, एकाकीपन भी नहीं सुख देगा, भूख भी नहीं सुख देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आप राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन ना आए तो ये देखिएगा कौन सा नहीं हो सकता है, उसकी गर्दन पहले उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, आत्म अभिमान, अपने अंदर जो अभिमान है ये हमेशा अंदर रखना है, ठीक है ना। कौन सा वाला, सकारात्मक रखना है, नकारात्मक वाला नहीं रखना है। दोस्तों अगर परीक्षा में आपको सफलता चाहिए तो क्या करना है, लोगों का सकारात्मक साथ लेना है, नकारात्मक साथ नहीं रखना है, संगत नहीं रखनी है। चाहे वो आपका मित्र हो, आपको नीचे गिरा रहा हो, उसका साथ छोड़ दीजिए आज से। चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका कोई भी सगा संबंधी हो या फिर आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ठीक है ना। आपके घर वाले आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, ये आपको हमेशा पता है। अगर अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, खैर अगर हम बात करते हैं अमूर्त स्थायी भाव है, निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम जब भी अमूर्त की बात करते हैं तो एक आदर और एक क्रोध में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। तो याद रखिएगा, अमूर्त स्थायी भाव और एक वर्ड लगा है तो यहां पर चला आएगा आदर के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत लगी है, 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, 50 क्वेश्चन तक चलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को एक एक अक्षर लिखने में। जब भी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होगे तो आप सोचते होगे कि एक लाइन कैसे लिखी जाती है, तो समझिए 50 क्वेश्चन को लिखने में और 50 क्वेश्चंस के ऑप्शन को लिखने में, और बाल मनोविज्ञान के ऑप्शंस बहुत बड़े होते हैं, आप जानते हो है ना। किसी दुखी व्यक्ति की सहानुभूति को देकर यह कहना किसका उदाहरण है, यानी एक वर्ड आपको पहचानना है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है, सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर हो जाएगा आपका सक्रिय सहानुभूति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी को सहानुभूति देते हैं, यहां पर आंसर पर मत जाना, आंसर गलत टाइप है। 26 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का विकास, तीव्र समायोजन। जब भी हम किशोरावस्था की बात करते हैं, देखो शैशवावस्था होती है 0 से आपकी कितनी होती है 5 वर्ष तक, और 5 से ऊपर हम जैसे ही चले जाते हैं 12 वर्ष तक बाल्यावस्था आती है, और 12 से हमारा 13 से आपका 18 वर्ष तक हमारी जाती है किशोरावस्था। तो ये शैशवावस्था की एज है, ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में आपसे, हर बार ये पूछा जाता है कि बाल्यावस्था की एज क्या है, तो 5 से 12 वर्ष। आपसे हर बार ये भी पूछा गया है 1-2 बार, हमेशा सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है 13 से 18 वर्ष आपकी किशोरावस्था है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो किशोरावस्था में है, या फिर कोई भी ऐसी ग्रेडी है, कोई भी ऐसा भाई है, कोई भी ऐसी बहन है, वो क्रॉस भी कर चुकी होगी, ठीक है ना। हाँ, जो 18 वर्ष के ऊपर जो एज होती है 18 से 60 वर्ष, ये प्रौढ़ावस्था होती है, और जो 60 के ऊपर वाली जो एज होती है वो ना वो वृद्धावस्था में होती है। तो 4-5 एज आपको बताइए, इन एज के कैटेगरी में आपको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है प्रश्न के हिसाब से, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, 26 नंबर क्या हो जाएगी, तो 26 नंबर हो जाएगी तीव्र समायोजन में किशोरावस्था नहीं कर पाते हैं। तीव्र समायोजन ही तो नहीं कर पाते हैं, यही तो दिक्कत है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाद बाकी बहुत मानसिक शारीरिक समूह का महत्व भी होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्या है कि सीखना वह प्रक्रिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। यहां से आपके 4 नंबर मैं कंप्लीट कराता हूं, 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं, जहां से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। सुनना बड़ा ध्यान से, हमेशा ही बनता है, हर एग्जाम में बनता है। अब बात यह आती है कि सीखना, देखो सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब भी बात आए विकास डेवलपमेंट तो हम मार देंगे वुडवर्थ, आंसर क्या हो जाएगा आपका वुडवर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हमें क्या है, हमने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन आ गया तो आपको वुडवर्थ मार देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, LEARNING, लर्निंग। ये लर्निंग मतलब जो होता है अधिगम, इसको एक और वर्ड से जानते हैं अधिगम, ठीक है ना। अधिगम, लर्निंग और सीखना एक ही चीज है। अब अधिगम के बारे में एक परिभाषा हर साल एग्जाम में आपसे आती है, 4 परिभाषा आपको याद रखनी है। एक तो ये हो गई, 3 परिभाषा और बता रहे हैं। अगर आपसे कहे कि सीखना विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ, और सीखना क्या है, एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। क्या है, उत्तरोत्तर। अगर ये उत्तरोत्तर वर्ड ला जाए तो आप क्या मार दोगे, स्किनर मार दोगे। क्या मार दोगे, स्किनर मार दोगे, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। जब भी उत्तरोत्तर वर्ड आए तो स्किनर मार देना। अगर कहे कि सीखना क्या है कि ज्ञान, अभिवृत्ति और आदत ही सीखना है। अगर 3 वर्ड ये आते हैं तो क्या मार देना है, तो आपको मार देना है क्रो एंड क्रो। क्या मार देना है, क्रो एंड क्रो मार देना है। ये दूसरी परिभाषा आपकी हो गई। अगर आपसे ये कह देता, क्या कह देता कि सीखना व्यवहार के द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगर 2 बार व्यवहार वर्ड आता है तो आप क्या मार दोगे, तो आप मार दोगे वहां पर गिलफोर्ड मार दोगे।
तो ये परिभाषाएं आपको 4 याद रखनी है, ठीक है ना, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका गिलफोर्ड, सीखना एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है स्किनर, और सीखना आपका ज्ञान अभिवृत्ति और जो है क्या है आदत है, तो ये क्रो एंड क्रो को। निम्न में से कौन सा अधिगम का मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? मैंने कहा थॉर्नडाइक जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक अधिगम के जो है प्रणेता कौन है, ये भी पूछा गया है 2 बार। थॉर्नडाइक हैं, कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। किस पर प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। किसके लिए जाने जाते हैं? अधिगम के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और किसके लिए जाने जाते हैं? आपके त्रुटि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। प्रथम नियम में 3 नियम थे और गौड़ नियम में थे आपके 5 नियम। तो ये पूछा है कि इसमें से एक मुख्य नियम था जो प्रथम नियम कहलाता है, उसमें कौन सा नियम है? तो देखिएगा, उपयोग का नियम नहीं था, आत्मीकरण का नियम ये जो है और ये वाला, ये सारे जो है गौड़ नियम में आते थे, इसलिए अभ्यास का नियम आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर आपका क्या है कि अनुदेशन प्रणाली का उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर कक्षा कक्ष केंद्रित। मैंने बताया आपको कि समस्या केंद्रित यहाँ पर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आता है कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम है तो समस्या केंद्रित, आजकल कौन सी कक्षाएं किस आधारित पर चल रही हैं, तब बाल केंद्रित, और पूछे सत्तावादी सिद्धांत तो शिक्षक केंद्रित। तीनों क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद, कार्यशाला, विचार गोष्ठी या फिर ये सभी। तो नॉर्मल सी बात है कि दोस्तों अगर ये सभी आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा एक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको लगा देना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, और इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर ये वाला पहला वाला आंसर कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पर्यावरणीय कारक में, तो पर्यावरण कारक में क्या आता है? समाज आता है। ये सभी मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर ये क्या किस में आ जाते हैं? मानसिक और थकावट किस में आते हैं? शारीरिक कारक में आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसीलिए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाएंगे सर। 32 है कि निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? अगर हम बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर 4। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पर तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सभी ऑप्शन आपके क्या है? सकारात्मक परिदृश्य से हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। 33 आपके सामने है कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार, तर्क वितर्क। बहुत कठिन वीडियोस के मामले में आपकी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारे प्लेलिस्ट को अगर चेक करेंगे तो हमने वो प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, विश्वास मानिए कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, शरीर पर ध्यान नहीं दिया है, आपके लिए वो मटेरियल दिया है। तो ताल ठोक कर अगर मैं वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये ताल ठोक कर कहता हूँ कि कोई भी टीम हमारे सामने यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड के अलावा ऐसी वीडियोज़ उपलब्ध करा दे तो मैं जो चाहूँ वो हार जाऊँ। सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर बहन हर बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक सरकारी विद्यालय में उसको सरकारी सीट चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े, हमें मिलेगी सरकारी सीट 100%। अगर कोई भी बच्चा नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वादा कहना बहुत छोटी चीज़ है, करता हूँ दोस्तों। ये सभी आप जानते हो, पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चे जो अभी आए हैं वो भी विश्वास करने लगेंगे। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? दोस्तों जब भी कक्षा की बात करें, देखो समाज की एक अलग बात होती है, लेकिन हम यहाँ पर कक्षा की बात कर रहे हैं, तो कक्षा में क्या होते हैं ना कहीं संवाद होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की अभिव्यक्ति होते हैं, विचार होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नया था बिल्कुल। 34 है कि किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को कहते हैं। जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं उस विशिष्ट योग्यता को दोस्तों क्या कहते हैं? अभिरुचि कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण या फिर अभियोग्यता, अभिवृत्ति। देखो हम किसी कार्य को करते हैं यानी वो योग्यता है। अब कैसी है? विशिष्ट योग्यता है। तो कहीं योग्यता से रिलेटेड आंसर है? बिल्कुल सर आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, यानी अभियोग्यता हो जाएगा विशिष्ट योग्यता के लिए, ठीक है ना। राइट ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में कंप्यूटर भी था, आपने वेड और वीटीसी में पढ़ा है कि कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है? गति है, संभरण है, परिशुद्धता है, यानी जितना शुद्ध होगा जितना अच्छा कैलकुलेशन करेगा। यानी अगर सभी वर्ड सकारात्मक मनोविज्ञान में मिले तो मारते जाइए सर। और एक ऐसा ऑप्शन दीजिएगा, देखिएगा कि क्या यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन है, या फिर 1 2 ऑप्शन है, या फिर दोनों ऑप्शन है, या फिर ये सभी ऑप्शन है। तो दोस्तों वहाँ तक हम जाएंगे नहीं, यहाँ पर एक वर्ड दिया है, ये सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, कोई नहीं। देखो जब भी हम प्रशिक्षण की बात करते हैं और अभ्यास की बात करते हैं तो भैया ये कहाँ पर आ जाता है, व्यवहारवाद। कोई हमें ये बताएगा नीचे कमेंट करके कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद में कौन कौन जनक आते हैं। जब भी हम बात करते हैं व्यवहारवाद, देखो व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार शब्द किसने दिया था, व्यवहार शब्द दिया था विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक है वॉटसन, ठीक है ना, वॉटसन हो जाएंगे आपके जनक। 37 नंबर है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, या फिर बाएं से दाएं की तरफ, दाएं से बाएं की ओर। तो हमेशा क्या करना, आपको कोई भी क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को अगर देखना है कि अगर ये पूछे कि मस्तिष्क जो उद्यमोगी है वो सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मस्तिष्क माने पहले सिर है और फिर यहाँ पर पैर की बात करी गई है तो पहले सिर आएगा, यानी सिर से पैर की ओर हमेशा विकास चलता है। याद रखना, हमेशा पैर से सिर की तरफ नहीं जाएंगे हम। कहाँ से चलेंगे सर, सिर से पैर की ओर। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है पहले पैदा होता है तो फिर क्या होता है, सिर हिलाता है, हाथ पैर हिलाता है, फिर धीरे धीरे घुटुआ चलता है, फिर क्या होता है, पैरों चलने लगता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए मेरे भाई। 38 नंबर आपके सामने है कि निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, अंतर्दृष्टि, मानसिक जो है प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोर्चाबंदी। ये वर्ड क्यों आ गया, क्या बाधित नहीं करता है, यहाँ पर मोर्चाबंदी क्या हो जाएगा, हाँ, निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 39 क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। जब भी हमने कहा सदस्य बनते हैं तो आ जाता है आपका बाल्यावस्था, लेकिन कह रहा है कि सक्रिय सदस्य बनते हैं तो आपका हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है ना। जब कहें मित्र बनते हैं तो बाल्यावस्था, लेकिन सक्रिय मित्र बनते हैं तो भैया किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, ये आपको दिमाग में रखना है, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। मैंने कहा कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं और 6 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोहल वर्ग किसके लिए जाने जाते हैं, नैतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसमें नैतिकता का गुण होता है, तो आपसे पूछेगा नैतिकता का गुण होता है, तो आपका आंसर आएगा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है, दूसरों का अनुकरण करता है, सीखता है, तभी उसके अंदर नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। तो देखिएगा इस 40वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संवेदी प्रेरक और संवेदी गामक टाइप का जो आंसर होता था वो हमें मिलता था पियाजे में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक, ठीक है ना। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या सभी। मैंने कहा ये सभी आंसर आपके सकारात्मक हैं, जहां तक सकारात्मक मिलेंगे तो हम चले जाएंगे राइट आंसर पर, सभी पर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संप्रेषण, देखो दोस्तों अगर हम किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को हम दूसरे के जो है दूसरे के द्वारा या अपने द्वारा हम क्या कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जी हाँ, आपने खूब पढ़ा है इस चीज को, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखो उद्देश्य होता है, माध्यम भी होता है और श्रृंखला भी होता है, लेकिन नियोजन सर नहीं होता है, यहाँ पर नहीं है, पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। हम जानते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा गलत करेंगे, लेकिन क्या है ना, ये क्वेश्चन अगर आज गलत होगा क्योंकि गलतियों से आप सीखेंगे तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, एग्जाम वहां पर दोगे जाके मेरे भाई, एग्जाम हॉल में दोगे जाके, तो वहां आपका इंपॉर्टेंट है सही होना चाहिए। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। देखो परामर्श की जब भी बात करते हैं तो परामर्श किस में लेगा, आप नॉर्मल सी बात है कि जब भी परामर्श की बात आती है, चिंतन की बात आती है, जिज्ञासा की बात आती है, ठीक है ना, समझ की बात आती है, तो सभी हमारे आंसर हो जाएंगे किशोरावस्था हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अभिक्रमित मॉडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के कौन जनक है ये आपको बताना है। देखो अभिक्रमित जो मॉडल दिया था वो भैया दिया था स्किनर ने दिया था, ठीक है ना। जी हाँ, पदानुक्रमित की बात करते हैं तो हमारा मैस्लो ने दिया था, अभिक्रमित की बात करते हैं तो हमारा स्किनर ने दिया था। और एक और क्वेश्चन याद रखना है कि किसने ये कहा था कि जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, स्वयं के द्वारा सीखता है। जी हाँ, तो नन्हा वैज्ञानिक अगर वर्ल्ड की परिभाषा में आता है तो वो पियाजे ने कहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका राइट हो जाएगा। 45 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। तो शिक्षण सिद्धांत की जो विशेषता नहीं है वो है सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव। तो दोस्तों आपका नकारात्मक आंसर देखो कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तो यही हो जाएगा, क्योंकि अभाव की बात करी गई है, कहीं ना कहीं क्रमशीलता का अभाव है और बाद बाकी सारे आंसर आपके सही है, यानी तीसरा आपका राइट हो जाएगा।
पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। देखो मैंने कहा कितनी अवस्थाएं दी, 4 दी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक और या फिर अनौपचारिक, ठीक है ना, या मूर्त या फिर अमूर्त की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। यहाँ पर पियाजे के अनुसार भैया कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर 46 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक को हम अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? औपचारिक को अमूर्त कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी में बच्चा क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? इसी में बच्चा जो है सभी समस्याओं का समाधान करता है, कल्पनाएं करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? स्टैनली, जर्सील्ड या फिर हरलॉग। तो दोस्तों ये 90 से 99% बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लिया था आयोग ने, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं किशोरावस्था प्रबल तूफान की अवस्था है तो हमने स्टैनली हॉल की बात करी। जब भी हम बात करते हैं कि जो शैशवावस्था होती है कि जो भी बच्चा बनना चाहता है 4-5 साल में बन जाता है, वो हमारी शैशवावस्था होती है। वो किसने कहा था? वो कहा था आपका सिगमंड फ्राइड ने। जब भी हम बात करते हैं कि हार्लाक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्लाक ने ये कहा था कि आपका शैशवावस्था के संबंध में एक परिभाषा दी थी कि हर बच्चा जो शैशवावस्था है वो एक बहुत खतरनाक काल है। कि किसने कहा? हार्लाक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोल्डमैन को, जॉन डी मेयर को, पीटर सेलेवो को। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, देखो संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था, ठीक है ना, प्रवृत्तियों। तो यहाँ पर 14 प्रवृत्ति को बताया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और यहाँ पर क्रियाप्रसूत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की संवेगात्मक बुद्धि की, तो डेनियल गोल्डमैन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 49 क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1904 में हॉलिंगबर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टैनली हॉल ने, 1904 में थॉर्नडाइक ने। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तो यहाँ पर देखिएगा 1904 में स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को आकस्मिक विकास का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसके अनुरूप? किशोरावस्था के अनुरूप किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। एक बार सन भूल जाना लेकिन नाम नहीं बोलना है। GS स्टैनली हॉल कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? हॉल का है या फिर स्किनर का है, क्रो का है या फिर स्ट्रैक का है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रो ने कहा है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें